हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ा था ब्रह्मांड और सौरमंडल। दूसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी जो हमारी है किस प्रकार से गति करती है, इसकी दो गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है घूर्णन अथवा परिभ्रमण गति और दूसरा है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। अब देखो, घूर्णन अथवा परिक्रमण, परिभ्रमण होता है और ये दैनिक गति, मतलब जो ये गति है घूर्णन, परिभ्रमण और दैनिक गति, इसके कारण ये देखने में हमें लग रहा है कि जैसे कि दैनिक मतलब रोज की क्रियाएं जो होती है, जैसे दिन रात का होना, तो ये रोज होता है दिन रात 24 घंटे में, तो ये घूर्णन गति। और परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, जो एक वर्ष की गति होती है पृथ्वी की, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। और जो दिन और रात की अवधि होती है उसे घूर्णन अथवा परिभ्रमण गति कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति अथवा परिभ्रमण में देखते हैं क्या करती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एक लट्टू की तरह क्या करती है? परिभ्रमण करती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। अब जब पृथ्वी घूर्णन गति कहते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर? तो इससे क्या होता है? इससे पृथ्वी पर दिन और सॉरी यहाँ पे लिखें दिन और रात संबंधी घटनाएं होती हैं, या रात होते हैं, ऐसे लिखते हैं रात होते हैं। क्वेश्चन आ जाए दिन और रात पृथ्वी किसे गति के कारण होते हैं? तो किस गति के कारण होते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन या दैनिक। जो घूर्णन अथवा परिभ्रमण गति है इसको ही दैनिक गति के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ये लट्टू की तरह घूमती है, तो ये क्या करती है? परिभ्रमण करती है, तो उससे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इससे पृथ्वी पर दिन और रात की मतलब रात होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के पूर्ण घूर्णन की अवधि, पूर्ण घूर्णन की अवधि, जो पृथ्वी है अपना पूर्ण घूर्णन कितने समय में पूर्ण कर लेती है? तो क्या लिखेंगे? लगभग 24 घंटे। मतलब ये 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण कर लेती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। अगर इसका वैसे लिखेंगे हम पूरा, अगर फिक्स टाइम लिखेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। मतलब पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूर्ण करने में 4 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लेती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। और इससे दिन और रात की हमें दिन और पृथ्वी पर दिन और रात का पता चलता है। आइए आगे देखते हैं पृथ्वी किस तरह घूर्णन करती है। यहाँ पे देखते हैं, जो ये पृथ्वी है ये क्या है और ये क्या है। तो जो ये रेखा है इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहते हैं। अब ये जो ये चीजें हैं इनको क्या कहते हैं? ये हमारे ध्रुव कहलाते हैं। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। अब जो पृथ्वी की घूर्णन होती है वो भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे होता है 0.46 मतलब 0.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 0.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड से भूमध्य रेखा पर ये क्या करती है? घूर्णन करती है। अब इसके बाद देखते हैं, ये जो ध्रुवों पर है, ये दो ध्रुव है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे इसकी घूर्णन की अवधि कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे ध्रुवों पर घूर्णन की अवधि कितनी होती है? ध्रुवों पर घूर्णन की अवधि 0 होती है, या
होती है या कम होती है। देखते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक गेंद लिया, ठीक है, उसको हम इस प्रकार से पकड़ते हैं गेंद को, और इस तरह से अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, जो ये बीच वाली जो रेखा है ये हमें तेज घूमती हुई दिखाई पड़ेगी, और जहाँ इसको पकड़े उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे कम घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे या फिर शून्य घूमता हो। तो यहाँ पे जो ये चीज है ये हमें ज्यादा घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। एग्जाम्पल करके आप लोग देख सकते हैं, गेंद लीजिए, उसको इस तरह से पकड़िए, तो ये दोनों हमारे ध्रुव हो गए, उत्तरी और दक्षिणी, और इसको इस तरह से घुमाना है। तो ये जो रेखा है बीच वाली रेखा, जिसे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं, ये हमें तेज घूमती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो ध्रुवों पर है वहां पे कम होगा या जीरो होगा। तो ये देखते हैं। अगला आइए आगे चलते हैं, परिक्रमण अथवा वार्षिक। सेकंड स्टेप में चलते हैं। पहला हमारी पृथ्वी गति हो गई घूर्णन अथवा परिक्रमण या दैनिक, दूसरा है परिक्रमण अथवा वार्षिक। अब देखो परिक्रमण और वार्षिक में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, लिखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, सूर्य का एक अंडाकार मार्ग में, पूरा लिखेंगे, एक अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। देखो पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर तो घूमती है, उसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। अब इसके कारण ही देखते हैं, देखो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिक्रमण। यहाँ इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। जो पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं उनका परिवर्तन परिक्रमण और वार्षिक गति के कारण होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ तक मालूम होगा। इसके बाद देखो मौसम परिवर्तन भी आ सकता है। इसके बाद जो हमारा परिक्रमण अवधि है वो जो है वो पृथ्वी कितने समय में पूर्ण कर लेती है। तो मान लो ये सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य, और ये हमारी है पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य की क्या कर रही है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जो ये परिक्रमा करती है, इसको परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है पूरा करने में लगा समय। तो कितना समय लगा, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। क्वेश्चन आ जाए कि परिक्रमण अथवा वार्षिक गति सूर्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इससे ही पृथ्वी का परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, तो कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, 14.96 करोड़ किलोमीटर। हमारा देखो पृथ्वी की गतियां घूर्णन अथवा परिभ्रमण या दैनिक गति, एक ही गति होती है। दूसरा है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, जिसे क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी अंडाकार मार्ग में एक चक्कर लगाती है, इसे ही परिक्रमण अथवा वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण ही ऋतु का परिवर्तन होता है। इसे पूरा करने में, क्या पूरा करने में, परिक्रमण, मतलब पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण पूरा करने में लगा समय, कितना समय लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको
इसके बाद आते हैं अपसौर और उपसौर। पृथ्वी की गतियां हो गई, इसके बाद देखते हैं अपसौर और उपसौर। आइए देखते हैं अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर की स्थिति कब होती है? ठीक है, पहले देखते हैं, जानते हैं कि अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। तो देखो हम इसको इधर लिख लेते हैं, पहले उप को लिख लेते हैं, फिर आप को लिखते हैं बाद में, सीधे से लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं उपसौर, दूसरे पर लिख लेते हैं अपसौर। अपसौर और उपसौर में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है हमारी, वो पृथ्वी एक नारंगी की तरह बनी हुई है। पृथ्वी का आकार कैसा है? इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, अगर पृथ्वी हमारी, तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि पृथ्वी की ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है, तो ये दूरी अधिकतम है और ये दूरी क्या है? न्यूनतम। तो पृथ्वी की देखना हमेशा जो भूमध्य रेखा की दूरी होगी वो अधिकतम होगी और जो ध्रुवों की दूरी होगी वो न्यूनतम होगी। तो हम लोग उपसौर और अपसौर के बारे में जानते हैं। तो उपसौर में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। तो इस तरह से देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है। तो पहले देखते हैं उपसौर। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? निम्नतम होती है। तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसौर। निम्नतम कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अब अपसौर की स्थिति देखते हैं, ये कब घटित होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई घटित होती है। अब इसे क्या कहते हैं? अपसौर। और ये क्या होता है? इसकी दूरी उच्चतम या अधिकतम होती है। इससे पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिकतम होती है। अधिकतम होती कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये तो दोनों दूरी हो गई। अब क्वेश्चन आता है औसत दूरी का, कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो हमने आपको बताया अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी बताया था, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये दूरी तीनों याद रखना, पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके आएंगी दूरी। औसत दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। आइए अब देखते हैं, ये एक हमारी कर्क रेखा और ये हमारी है भूमध्य रेखा, या इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। और ये हमारी है मकर रेखा। ठीक, तो यहां से क्या है, ध्रुवों की, अगर हमने आपको बताया है जैसे पृथ्वी है ये, तो ये यहाँ की अगर दूरी कम है, तो अगर इसको हम सूर्य की तरफ मोड़ दें, क्यों? इसकी दूरी कम है, अगर इसको हम किसी दूसरे, मान लो ये सूर्य है, अगर, तो देखो ये दूरी ज्यादा होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ये दूरी यहाँ ले आए, इसको पृथ्वी को घुमा दें, मतलब ये दूरी यहाँ ले जाए और ये दूरी यहाँ ले आए, तो ये दूरी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, ज्यादा। तो अगर नॉर्थ और इसको साउथ मान लेते हैं, तो देखो नॉर्थ और देखो नॉर्थ की दूरी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे यही नॉर्थ की जो दूरी ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया? अपसौर हो गया। अब अगर इसको हम इस तरह से घुमाते हैं कि ध्रुवों को हम यहाँ ले जाएं, मतलब कि नॉर्थ को हम यहाँ कर दें, नॉर्थ और साउथ, तो ईस्ट और वेस्ट। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जब इसको हम ऐसे घुमा के करेंगे, तो अभी तक ज्यादा थी, अब यहाँ पे देखो कम हो गई दूरी, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? हमारी उपसौर कहलाती है। सेम यही देखो, नॉर्थ पे है, ये सूर्य किरण पड़ रही है, तो यहाँ की दूरी क्या होगी? यहाँ की दूरी अधिकतम होगी। ठीक है, अब इधर देखो, इधर आते हैं, ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्क, भूमध्य और मकर।
ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब इसमें क्या है, इसमें देखो जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग साउथ के ऊपर पड़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ की दूरी अपसौर मतलब कम हो रही है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम हो रही है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे कम दूरी होगी वहां पे क्या होगा, वो घटना कब घटेगी, 3 जनवरी को, और उसे क्या कहेंगे, उपसौर। और जहां की दूरी अधिकतम होगी उसे क्या कहेंगे, अपसौर। यहाँ ये अब ये देखो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि उपसौर या अपसौर किस तारीख को होता है, या आपके डेट पूछेंगे कब होता है, या क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, या फिर अगर वो स्थिति दी होगी कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी निम्नतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और ये किस तारीख को होता है या किस डेट को होता है, तो होता है 3 जनवरी को। आप लोगों को याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आइए आगे देखते हैं, चलते हैं, आइए आगे देखते हैं। दिन रात का छोटा और बड़ा होना। दिन रात का छोटा बड़ा किस स्थिति में होता है, देखो पहला है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हमने पढ़ा भी कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है। देखो हमने पढ़ा है क्या, विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। देखते हैं कैसे, देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। देखो इसे क्या कहते हैं, और इसे तो इसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव, और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये हमारी है कर्क रेखा, और ये हमारी है विषुवत रेखा, इसे ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और ये हमारी कौन सी है, मकर। देखो ये सूर्य है, तो लिखा क्या है, विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये सूर्य, अब देखो अगर इसका प्रकाश जाएगा तो सीधा कहां पड़ेगा, इस जगह पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिन और रात की अवधि बराबर हो, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पर। जो देश विषुवत रेखा पे बसे हुए हैं वहां पे 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होना कंपलसरी है। इसके बाद आइए देखते हैं आगे, अगर सूर्य की किरणें ये जाएंगी, मान लो थोड़ा सा सूर्य की किरणें तिरछा हो गई और यहाँ पे भी तिरछा हो गई, तो क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं जा रही हैं, ये क्या कर रही हैं, तिरछे होके जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर नहीं होती है, कहीं पे दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये दिन रात्रि का छोटा बड़ा होना क्या कहलाता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत ना पड़े और तिरछी जाए वहां पे दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होती है, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और अगर सूर्य की जहाँ पे लंबवत किरणें पड़े सीधी बिल्कुल विषुवत रेखा पर, तो वहां पे क्या होता है, दिन और रात एक समान होते हैं, मतलब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे। जैसे एक हम देश देखते हैं नॉर्वे, ठीक है, तो नॉर्वे देश को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश। इसे किस नाम से जानते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। क्यों, क्वेश्चन है क्यों जानते हैं, हमने ये पढ़ा होगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो बता नॉर्वे। अब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा हो तो वहां पे देखा होगा कि जो नॉर्वे है वो हमारा
उत्तरी गोलार्ध में और कर्क रेखा से भी ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्वे देश यहाँ पे बसा हुआ, मतलब कर्क रेखा से भी ऊपर है। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य किरण तिरछे पर तो मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो और तिरछी होके जाएंगे ना, तो इसीलिए नॉर्वे देश में क्या होता है कि सूर्य अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब मध्य रात में भी सूर्य, यहाँ पे दिन की अवधि होती है वो अत्यधिक बड़ी होती है, मतलब रात की अवधि बहुत कम होती है। तो क्या कहते हैं, इसे मध्य रात का सूर्य का देश भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा सौर, आगे देखते हैं ऋतु परिवर्तन चक्र कि किस तरह से ऋतु में परिवर्तन होती है। ये हमारा सूर्य है, और ये क्या है, हमारी पृथ्वी, 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 और ये भी हमारी। तो पहले आइए 21 जून की स्थिति को समझते हैं कि 21 जून क्या होता है। 21 जून को ये देखो, सूर्य की किरण कहाँ पड़ रही है, नॉर्थ, मतलब कि ये सूर्य की किरण पड़ रही है कर्क रेखा, और ये कौन सी रेखा है, भूमध्य या विषुवत, और ये कौन सी है, मकर। तो याद रखना, जो नॉर्थ की तरफ होता है मतलब उत्तर की तरफ वो हमेशा कर्क रेखा होती है, जो साउथ की तरफ होती है वो मकर रेखा, और जो बीच में होती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य विषुवत रेखा। तो पहले इसको देखते हैं 21 जून की स्थिति। ये जो सूर्य की किरण, 21 जून की स्थिति देखते हैं, जो सूर्य की किरण है ये हमारी कहाँ पड़ रही है, सीधे नॉर्थ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अब क्वेश्चन ये है कि जो भारत है, हम लोग रहते हैं वो किस गोलार्ध में रहते हैं। तो देखो भारत किस, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लिया हमने ये पृथ्वी है, ये तीनों रेखाएं हुई। तो अब देखो, अगर हम गोलार्ध की बात करेंगे तो गोलार्ध किस तरह होता है, इस तरह से, ठीक, इसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इसे कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध अलग अलग होते हैं, ध्रुव अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं हमारे भारत की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कर्क रेखा के यहाँ पे स्थित है, मतलब हमारे भारत को कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भारत की स्थिति कहाँ, देखो अगर इसको गोलार्ध में बांट लें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्वी आ गया, और इसको अगर इस गोलार्ध में बांट ले तो क्या आ जाएगा, उत्तर। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो मतलब कि हमें ये समझ में आया कि जो 21 जून की स्थिति है वहां पे भारत में क्या पड़ता है, ग्रीष्म, मतलब गर्मी पड़ती है। और अगर वही 21 जून की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाए तो क्या होगा, शीत ऋतु। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरण है सीधे सीधे नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है, तो यहाँ पे गर्मी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे सर्दी का मौसम होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं, ये स्थिति देखते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर की यहाँ पे क्या है, जो सूर्य की किरण है वो सीधे सीधे कहाँ पड़ रही है, साउथ, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में। सीधे सीधे कहाँ पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की किरण सीधे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, दिखा है ना, नॉर्थ और साउथ। तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, जब सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है तो क्या होगा, गर्मी होगी। अगर सूर्य की किरण कहाँ नहीं पड़ रही उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे लिख लेंगे 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु। ठीक, अब आइए यहाँ पे आते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो यहाँ पड़ती हैं, और इधर तो 21 मार्च को नॉर्थ मतलब कि जैसे भारत नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है तो यहाँ पे बसंत ऋतु होती है, ठीक है। उसी तरह अगर उल्टा ले जाए साउथ में तो क्या होगा, शरद ऋतु। अब बसंत ऋतु और शरद ऋतु कैसे हैं, किसे कहते हैं, तो देखो बसंत ऋतु वो होती है जहां से हमारी सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी चालू होने वाली होती है, उसे कहते हैं बसंत ऋतु। और शरद ऋतु जैसे कि अगर मान लो गर्मी चली, बरसात, गर्मी खत्म होने वाली होगी और सर्दी चालू होने वाली, तो उसे क्या कहते हैं, शरद ऋतु। ये 21 मार्च के दिन होती है।
और इस यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है पृथ्वी पर। ठीक, सेम इसी तरह 22 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में शरद ऋतु होती है और साउथ में वसंत ऋतु। तो इस तरह से हमें ऋतु में समझ में आए होंगे, ऋतु परिवर्तन चक्र में आ गया होगा कि अगर 21 जून की स्थिति है तो 21 जून में क्या पड़ता है, 21 जून में ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलते हैं। अब इस ग्रहण, मतलब ग्रहण की स्थिति क्या होती है, इसी चैप्टर में हमारा ग्रहण है। तो पहला होता है सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पहचानने की स्थिति, क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाते हैं, या चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है, या सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो इस ऐसे से ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो समझते हैं इसको। देखो, जैसे मान लो हम लोग पृथ्वी पे हैं, हम लोग क्या देखते हैं, पृथ्वी अपनी स्थिति आप मान लीजिए, मान लो पृथ्वी पे हम लोग देखते हैं ऊपर सूर्य निकला हुआ है। तो जैसे हम लोग अपनी स्थिति मान रहे हैं, तो आप इसके ऊपर सूर्य बना लीजिए, बना लिया। ठीक है, अब हम लोग ऊपर देखते हैं सूर्य निकला हुआ है। अब इसमें सूर्य ग्रहण कैसे होगा, तो देखो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी का कोई चक्कर लगाता है, वो कौन होता है, हमारा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रमा। क्या कहते हैं, चंद्रमा। तो अगर इस जगह पे चंद्रमा हमारा विराजमान हो जाए, क्या हो जाएगा, हम लोग पृथ्वी से ऊपर देख रहे हैं सूर्य दिखाई पड़ा, लेकिन अगर एक सीधी रेखा में पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा, तो वहां पे क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक, समझ में आया होगा कि पृथ्वी से सूर्य को हम लोग देख रहे हैं। हम ऐसे बना सकते हैं जैसे कि इस तरह से सूर्य है, ये पृथ्वी है और इसकी किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं और इसका चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो ये चंद्रमा अगर बीच में आ गया तो ये इस तरह से भी देख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ये तो एक देसी भाषा हो गई लोगों की। आप देखते हैं किस तरह से बनाना है। देखो जैसे सूर्य है ये, ठीक है, अब सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी थोड़ी छोटी बनाते हैं, पृथ्वी पर कहां पड़ती है, पृथ्वी पर। अब अगर इसमें कोई अवरोध आ जाए, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा आ गया, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी जाने से रोक दी, इसमें रोक दी ना। तो यहाँ पे स्थिति क्या कहलाएगी हमारी, सूर्य ग्रहण। क्या कहलाएगी, सूर्य ग्रहण। देखो ये चक्कर लगा रहा है, इसका लगा रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सूर्य ग्रहण। ठीक, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी की जगह चंद्रमा आ जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति देखते हैं, तो वो किस प्रकार से होती है। ये मान लो सूर्य आपका, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी। सेम वही प्रक्रिया करनी है आपको। ये क्या हमारा चंद्रमा, लेकिन अगर देखो सूर्य के यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति एक सीधी रेखा में यहाँ पे आ गई, ये आ गया हमारा चंद्रमा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा चंद्र ग्रहण। ठीक, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सीधे सूर्य की रोशनी तरफ पर नहीं जा रही, उसके बीच में पृथ्वी आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्र ग्रहण। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब
क्वेश्चन ये आता है ये किस दिन घटित होते हैं। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है पूर्णिमा के दिन? क्योंकि चंद्र पूर्णिमा के दिन इसलिए होता है क्योंकि पूर्णिमा को हमारा चांद आकाश में पूरी तरह दिखाई देता है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या। तो अमावस्या क्या होता है? अमावस्या के दिन यहाँ पे। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का चैप्टर हमारा से यहीं खत्म होगा, अगले दिन पढ़ते हैं अगला चैप्टर। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।